दोस्तों क्या हालचाल। वापस से हमारी बोलो जुबा केमिस्ट्री सीरीज चालू हो चुकी है और इस बार जुबा केमिस्ट्री कहाँ पे है भैया? आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में धांसू तैयारी कराने के लिए भैया कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आपके जेईई मेन के एग्जाम जिन लोगों के हो गए हैं बहुत बढ़िया हुए होंगे। पेपर तो ठीक ठाक आया था। कल का पेपर शायद थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट, आई कैन नॉट से इट्स टफ, I can say it was a reasonable, it was a general JEE main एग्जाम। जो जैसा JEE main का एग्जाम होता है वैसा था एग्जाम। ठीक है, और NCERT इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, NCERT इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर जो सेक्शन है डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। सॉल्ट एनालिसिस बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ता है, वो चीज़ें। बाकी फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वाइट डुएबल जैसी चीज़ें हैं वो सब हैं चीज़ें। ठीक है, बायोमोलिक्यूल का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बायोमोलिक्यूल टफ है, उस पर एग्जामिनर आपको गिरा सकता है। और बाकी सब चीज़ें बच्चों नॉर्मल ही हैं। ठीक है, ये चीज़ें। एंड इट वॉज अ नॉर्मल जेईई मेन एग्जाम जैसा चल रहा है। पहले वाले तो काफ़ी ईजी थे, इट वॉज अ नॉर्मल। और आगे वाले भी बेटा होते हैं। जेईई मेन तो वैसा ही होता है जैसा रहता है चीज़। जेईई मेन नीट में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बट हाँ आपको कंप्लीट स्टडी करनी पड़ती है ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत हो गया जेईई मेन नीट। अब बारी है सर बोर्ड एग्जाम की। अब बोर्ड एग्जाम पे ध्यान रखिए प्लीज 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 बेटा जी, प्लीज किस चीज पे ध्यान रखिए? लिखने की प्रैक्टिस करिए। जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको लिखिए। लिखने का प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिए। जो प्रेजेंटेशन आप अपने आप को 20 दिन ये अपने आप को जिस माहौल में डालोगे, जो आदत डालोगे, वही बोर्ड एग्जाम में करके आओगे। ऐसा नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में तुम सोचोगे बहुत अच्छा हम सुंदर सुंदर एकदम मोती जैसा लिख देंगे ना। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस कैसे करोगे? हमारे साथ करिए। ठीक है, और जो चीज़ें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिए बेटा। एकदम टू द पॉइंट आंसर रखिए। एग्जामिनर को बेवकूफ़ मत बनाइए। रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और टू द पॉइंट क्वेश्चंस और थोड़ा सा स्पेसिंग दे करके अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए सर। और जो कंसेप्ट है वो तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। चलिए सर, बहुत होगी चीज़ें। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर को जल्दी से कवर अप करेंगे और फिर इसकी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए सर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट और बोर्ड एग्जाम के बाद हमारा अगला टारगेट है जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट में अपने प्रीवियस जेईई मेन स्कोर को बेटा इनहांस करना। अब यहां पे सवाल आता है बच्चों का जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि कैसे कम समय में सर हम इफेक्टिव रिविजन को अंजाम दें। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि भाई देखो, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन से अच्छा जेईई मेन का रिवीजन का कोई और तरीका नहीं हो सकता है। अब यहां पे सवाल आता है कि सर किस तरीके से हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को छाटें? इतने सारे पेपर हो चुके, कौन कौन से सवालों को लगाएं, कौन कौन सवालों को ना लगाएं? तो आपकी इस मुसीबत को हल करने के लिए मुझे बहुत ही रिसेंटली एस चांद पब्लिकेशन की तरफ से बच्चों कुछ बुक्स ऑफर की गई थी। उन्होंने कहा सर प्लीज आप इन बुक्स को रिव्यू करिए और देखिए कि क्या ये बुक्स बच्चों के लिए इफेक्टिव है या नहीं है। दोस्तों इन बुक्स को रिव्यू करने के बाद मैंने जो कुछ चीज़ें देखी कि भाई देखिए, इनमें ऑलमोस्ट अराउंड 100 से अधिक एनटीए के लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सवालों को सेलेक्ट किया गया है। हर सवालों की जो आंसर की है एनटीए अप्रूव्ड आंसर की है, तो वहां पर कोई भी बच्चों एरर मौजूद नहीं है। और साथ साथ हर एक क्वेश्चन का रिटन एज वेल एज वीडियो सोल्यूशन भी मौजूद है। और जो सवाल यहां पर छाटे गए हैं वो एकदम बहुत ही अप्रोप्रिएट चैप्टर के रिविजन के हिसाब से टॉपिक वाइज बच्चों सेलेक्ट करके काफी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो मेरे को बच्चों ये 100% मैं इस चीज को कह सकता हूं कि अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं और आप लास्ट मिनट पे रिवीजन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा ना रहे, आप खुद से बच्चों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो मुझे लगता है सर ये बुक आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की ही बच्चों ये बुक्स लॉन्च की गई हैं। मैंने केमिस्ट्री की बुक्स को रिव्यू किया। 100% मैं ये कह सकता हूं कि ये बुक आपकी बच्चों प्रिपरेशन में 100% बच्चों मदद करेगी और रिवीजन में इन सवालों को आपको लगाना ही बच्चों चाहिए। तो अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहें, डेफिनेटली आपको मेरी तरफ से एकदम ग्रीन सिग्नल है, आप इन बुक्स को ले सकते हैं। ऊपर से एस चांद की बुक्स, हम सीबीएसई वाले बच्चों ने बचपन में लखमीर सिंह, मंजीत कौर की बुक्स पढ़ी होती है, हम सब जानते हैं, पुराना पब्लिकेशन ग्रुप है। तो इनकी जो भी कंटेंट, जो भी क्वालिटी है, मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर वटेरियल सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और मैं अपनी तरफ से इस बुक को 100% 100 आउट ऑफ 100 देता हूं, क्योंकि ये बुक 100% आपके रिवीजन के लिए मददगार बच्चों साबित होने वाली है। अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप कहीं से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इन बुक्स को 100% लगाना ही चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम अगर इसकी बातचीत करें
तो भैया देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या सीन है हमारे पास। सबसे पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के नाम याद रखने हैं। मेथेनॉल, एथेनॉल, ये सब हम जानते हैं। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल। आइसोब्यूटेनॉल क्या होगा सर? सेकेंड लास्ट कार्बन पे CH3 की ब्रांचिंग होगी। ये क्या है सर? आइसोब्यूटेनॉल है, आइसोब्यूटेनॉल। ठीक है, इसको बेटा जी क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सर सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। सेकेंडरी ब्यूटेनॉल, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पे OH है ना, तो इसे बेटा सेकेंडरी ब्यूटेनॉल कहेंगे। और फिर टर्शरी ब्यूटेनॉल तो आप जानते ही हैं, टर्शरी ब्यूटेनॉल। ये सब IUPAC नेम सर नहीं होते हैं, ठीक है ये चीजें। इनके अलावा बेटा कुछ और मॉलिक्यूल्स भी ध्यान रखिए, जैसे कि सवालों में ना आपको कन्वर्जन अर्वर्जन के लिए दे सकते हैं कि इथीन से ग्लाइकॉल बनाइए वगैरह, तो स्ट्रक्चर याद रखिए। जैसे कि ग्लाइकॉल क्या होता है? 2 कार्बन अगल बगल है, उनमें OH लगा हुआ है। 2 अगल बगल कार्बन है, उनमें बेटा जी OH लगा हुआ है, ये हमारा ग्लाइकॉल होता है। ठीक है ये चीज, दिस इज आवर ग्लाइकॉल, ये हमारा ग्लाइकॉल है। वीडियो मैंने देखा था, सब कुछ बढ़िया से आता है। मैंने अपने टैबलेट पे नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जिससे कि जल्दी हो जाए, क्योंकि आपका बहुत समय नहीं मिल सकता, ये लास्ट मोमेंट है ना चीज़ें। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई बच्चों को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ना बढ़वाएं। हम अपने वॉच टाइम के चक्कर में बच्चों के स्क्रीन टाइम ना बढ़ाओ, अपने खुद की प्रैक्टिस के लिए भी समय दें। ये ग्लाइकॉल है सर, ये ग्लिसरॉल है। और जब बेंजीन में एक CH3 और OH लगता है तो उसे क्रिसॉल कहते हैं, उसे क्रिसॉल कहते हैं। ऑर्थोमेटा पैरा क्रिसॉल। ठीक है, ये मेटा क्रिसॉल हो जाएगा, फिर ये पैरा क्रिसॉल हो जाएगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, ऑर्थोमेटा पैरा क्रिसॉल, ये सब ऑर्थोमेटा पैरा क्रिसॉल है। इसके बाद बेंजीनिंग में जब OH होते हैं तो सर रिसोर क्विनॉल, सॉरी कैटिकॉल, रिसोर क्विनॉल एंड क्विनॉल कहते हैं। कैटिकॉल, रिसोर क्विनॉल एंड क्विनॉल कहते हैं। ठीक है ये चीज़, इसको ध्यान रखिए। चलिए सर, इतनी चीज़ें होगी। अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे की चीज़ पे, विच इज़ क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, इस पे हम लोग आते हैं। एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं। चलिए सर, देखिए दोस्तों, एल्कोहल को बनाने के 3 मेजर तरीके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या होता है सर? एल्कीन पे पानी डालना। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है सर? एल्कीन पे हम लोग पानी डालना। दूसरा तरीका क्या है सर? कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हैं, उनका सर हम लोग रिडक्शन कर दें, उससे हमारा सर देखिए एल्कोहल बन जाता है। और तीसरा तरीका है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओवर कार्बोनिल कंपाउंड। ये मेजर सर देखिए 3 तरीके होते हैं। ठीक है ये चीज। अब अगर हम एल्कीन लेते हैं तो एल्कीन में सर देखिए पानी ऐड करने के 3 तरीके हैं। अगर हम एसिड वाला पानी लेते हैं, मतलब डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। सबसे पहले एल्कीन के ऊपर, सबसे पहले सर एल्कीन के ऊपर H+ आता है। जैसे ही एल्कीन के ऊपर H+ आता है, हमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? प्लस माइनस में। बेटा प्लस माइनस में स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखिए, कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी ऑर्डर 3-2-1 होता है, और कार्बेनाइन में होता है सर 1-2-3। याद करने का तरीका, एनाइन A इंग्लिश का पहला अल्फाबेट 1-2-3, कैटाइन C इंग्लिश का तीसरा अल्फाबेट 3-2-1। तो पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बन पे ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री पे, ऐसे हो गया। और अब आपने पहले H+ अटैक करा दिया, ऐसा करने पर आपका ये कार्बोकेटाइन बनता है। और हम और आप सब जानते हैं कार्बोकेटाइन सर वेरी अनस्टेबल। तो कभी भी कार्बोकेटाइन अगर आपको लगता है पड़ोस में ज़्यादा स्टेबल है तो वो माइग्रेट कर जाता है। जैसे ये जो कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री है, बट अगर ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो 3 डिग्री होगा, तो ये माइग्रेट कर जाएगा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा ये माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, बहुत ही दल बदलू है। आजकल लोग दल बदलू का नाम किसी और नेता के लिए यूज़ कर रहे हैं यार, बड़ा दल बदलू जी, पता नहीं किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बेटा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा और ये बन जाएगा। और बेटा जी उसके बाद ये 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे हम, और पानी का नेगेटिव हिस्सा OH यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है ये चीज़। तो अगर हम एसिड वाला पानी ऐड करते हैं तो वहाँ से सर क्या होगा? हमारा एसिड वाला पानी यूज़ करते हैं तो वहाँ से क्या होगा हमारा सर? ये अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट इस प्रक्रिया में एक प्रॉब्लम है क्या, कि यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो हमें मैकेनिज्म से जाना पड़ेगा। इस तरीके में हमेशा प्लीज़ फॉलो मैकेनिज्म, और बोर्ड एग्जाम में आपको इसकी मैकेनिज्म लिखने को भी आता है, इसको मैकेनिज्म के साथ पूरा एक्सप्लेन करिए। ठीक है सर। अगर आप चाहते हो कि ये रीअरेंजमेंट ना हो, सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ एडिशन हो, सीधे सीधे मार्कोनिकॉफ एडिशन हो,
तो आप ये प्रोसेस यूज करिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन आप यूज करिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यूज करिए। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले मरकरी एसिटेट HgOAc ट्वाइस, फिर पानी, और सेकेंड स्टेप में सर NaBH4 ऐड करते हैं। ऐसा करने पे क्या होता है, जो भी है जैसा भी है मार्कोनिकॉफ एडिशन से बनेगा, जो भी है जैसा भी मार्कोनिकॉफ एडिशन से बनेगा। मोर पे OH, लेस पे H, मोर वाले पे नेगेटिव चार्ज, लेस वाले पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ये। और अगला होता है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, जिसमें कि हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है। कन्वर्जन में कल हमने यूज कराया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में डाइबोरेन पहले स्टेप में, एंड देन H2O2 NaOH ये हम लोग ऐड करते हैं। और ऐसा करने पे क्या होगा, जो भी है जैसा भी है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, जो भी है जैसा भी है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, इस चीज पे ध्यान रखिए। तो ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। तो एल्कीन पे पानी डालने के तीन तरीके, पहले डाइल्यूट H2SO4 जिसमें कि मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है बट देयर इज द चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। द सेकेंड वन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें मर्करी एसिटेट पानी फिर NaBH4 डालते हैं, इसमें सीधे सीधे विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन B2H6 एंड देन H2O2 NaOH, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, ठीक है सर। ये अगला तरीका क्या है सर, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन, ठीक है। देखो दोस्तों सीन क्या होता है सर देखिए सीन क्या होता है, अगर हम एल्केन लेते हैं सर, अगर हम एल्केन लेते हैं तो जैसे जैसे हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनेगी वैसे वैसे ऑक्सीडेशन होता है। तो पहले ऑक्सीडेशन करके हम OH लगा सकते हैं, फिर इसमें बेटा फर्दर ऑक्सीडेशन करके इसको हम एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पहले सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और फिर इसमें हम फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब देखिए 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये सब तरीके होते हैं। अब इसका उल्टा तरीका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके भाई बहन उनको हम रिड्यूस कर दें तो इनसे हम एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। इनको रिड्यूस कर दें तो इनसे एल्कोहल बना सकते हैं। अब देखिए किस किस को रिड्यूस कर सकते हैं, आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करके एल्कोहल बना सकते हैं, आप कीटोन को रिड्यूस करके एल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके एल्कोहल बना सकते हैं। एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, कीटोन को रिड्यूस करोगे 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ये चीज कार्बन की संख्या सेम रहेगी, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा बस। कैसे कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, LiAlH4 से और NaBH4 से, ये दोनों से ही ये रिडक्शन संभव होता है, LiLH4 से NaBH4 से। NaBH4 ओनली क्या, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड इनको रिड्यूस करता है, करता तो औरों को भी है लेकिन हम बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इन तीनों की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, इनको रिड्यूस करता है। LiLH4 बहुत लोगों को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इनके द्वारा रिडक्शन कर सकते हैं हम। तो हमारे पास एल्डिहाइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और SBH कोई भी हम यूज कर सकते हैं, कीटोन है यूज कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होगा। एनसीईआरटी में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड महंगा होता है, और सही बात भी है, सोडियम बोरोहाइड्रेट उससे भी महंगा होता है। तो उसके द्वारा ये रिएक्शन कराने से बेटर है कि हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर लें और फिर एस्टर को हम हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस कर लें, ठीक है। ये चीज ये एनसीईआरटी में लिखा है, सीधे सीधे इसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ये चीज LaH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहले LiLH4 डालेंगे फिर एसिड वाला पानी। SBH मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड, पहले NaBH4 डालेंगे फिर सोडियम फिर एसिड वाला पानी। ये हमारी रिएक्शन की प्रक्रिया है, ठीक है। तो बेटा किस किस को रिडक्शन कर सकते हैं, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, कीटोन को रिड्यूस करेंगे सर 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को हम रिड्यूस करेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में आप कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ठीक है, एसिड क्लोराइड, इनको आप ले सकते हैं। इनका रिडक्शन करेंगे तो हमको
उतना ही कार्बन का एल्कोहल मिलेगा 1 डिग्री वाला। ठीक है सर, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। एस्टर के रिडक्शन में याद रखना मॉलिक्यूल यहाँ से टूट जाता है और 2 एल्कोहल मिलते हैं, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल। क्या बात है। अगली रिएक्शन है क्या सर, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओवर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है सर, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओवर कार्बोनिल कंपाउंड। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ओवर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये चीज देखिए, अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन है, तो बेटा उसमें आप ध्यान रखिए जो पाई बॉन्ड होता है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं O-C+ में। और अब अगर हम इसके ऊपर बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन डालते हैं तो ग्रिग्नार्ड रीजन ध्यान रखना हमेशा ब्रेक होता है कैसे, R- और Mgx+ में। ग्रिग्नार्ड रीजन किस में ब्रेक होता है, R- Mgx+ में। तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन डालते हैं तो ग्रिग्नार्ड रीजन का R- कार्बन से जुड़ जाता है, ग्रिग्नार्ड रीजन का R- कार्बन से जुड़ जाता है, और O- पे हम क्या डाल सकते हैं, एसिड वाला पानी। इस पे क्या डाल देंगे, एसिड वाला पानी। तो ऐसा करके देखिए हमको OH मिल जाता है, ऐसा करके हमको OH मिल जाता है। लेकिन इस रिएक्शन की एक बहुत खास बात याद रखना कि हम इस रिएक्शन में सर देखिए कार्बन की संख्या में इंक्रीज ला रहे हैं। इस रिएक्शन में देखिए सर हम कार्बन की संख्या में इंक्रीज आ रहे हैं, जितने कार्बन पहले थे R और C उसके साथ एक एडिशनल कार्बन की चेन ऐड हो गई है। तो कभी भी अगर आपको किसी रिएक्शन में एकदम लगा अचानक से आपको कार्बन बढ़ाने हैं, जैसे 2 के 5 करने हैं, तो ये रिएक्शन को आप याद रखिए, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट ओवर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो सर फॉर्मल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रीजेंट डालने से 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर कोई और एल्डिहाइड है तो उससे 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन में ग्रिग्नार्ड रीजेंट डालेंगे तो सर वहां पे क्या बनेगा सर, 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। ये बात याद रखिए। तो कन्वर्जन के सवालों में तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या स्टार्टिंग मटेरियल लेना है। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट, 2 डिग्री एल्कोहल है कोई और एल्डिहाइड, और 3 डिग्री एल्कोहल बनाया तो कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट डालिए। ठीक है, ये चीज। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव लेते हैं अगर हम, क्या क्या, एस्टर और एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, तो इनमें सर क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन के 1 नहीं 2 मोल ऐड होते हैं, क्योंकि पहला ग्रिग्नार्ड रीजन इसको हटाने में काम आता है। ये जो एक्स्ट्रा चीज लगी हुई ना इसको हटाने में काम आता है कि भाई जो CO से जो चीज लगी इसको भगाओ। तो पहला ग्रिग्नार्ड रीजन इसको हटाएगा, पहला ग्रिग्नार्ड रीजन इसको हटाएगा, और दूसरा ग्रिग्नार्ड रीजन फिर कार्बन पर अटैक करके उसी तरीके से रिएक्शन करेगा। तो वहां पर 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साथ लग जाते हैं और हमको हमेशा नॉर्मली 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। ठीक है, ये चीज। तो कौन कौन से ग्रुप है, एस्टर, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, इन पे ग्रिग्नार्ड रीजन के 2 मोल ऐड होते हैं, इनके ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन के 2 मोल ऐड होते हैं, और हमको क्या मिलता है सर, 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं सर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे। फिनॉल कैसे बनाएं सर, देखिए फिनॉल अगर हमको बनाना है, ऐसी रिएक्शन के द्वारा डायरेक्टली हम फिनॉल नहीं बना सकते हैं, ऐसी रिएक्शन के द्वारा डायरेक्टली फिनॉल नहीं बनेगा। लैबोरेटरी मेथड के लिए हमारे पास एक तरीका है क्या कि हम डाइजोनियम सॉल्ट ले लें, हम सर डाइजोनियम सॉल्ट ले लें, एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl डाल दें तो डाइजोनियम सॉल्ट ले लें, और डाइजोनियम सॉल्ट में अगर हम पानी डाल दें तो सर हमको फिनॉल मिल जाता है। तो ये लैब मेथड है, ये सर लैबोरेटरी मेथड सही है। ठीक है, अगर हमको इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना है, थोड़े से लार्ज स्केल पे बनाना है, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ये लैबोरेटरी मेथड के लिए सही है। डाइजोनियम सॉल्ट में पानी डाल दीजिए तो फिनॉल बन जाएगा। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या है, हम क्लोरोबेंजीन पे SNAR रिएक्शन कराएं। SNAR रिएक्शन बताई थी हमने कि एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती अच्छे से, तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ता है, 623 केल्विन 300 ATM प्रेशर देते हैं,
तो हमको फिनॉल मिलता है। ठीक है, ये चीज़। और या फिर हम क्या करें, जो सबसे पहला तरीका था जो जर्मनी में बना था, ठीक है, फिनॉल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, पहले बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया और फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड में 473 केल्विन पे SnAr रिएक्शन कराते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे SnAr रिएक्शन कराते हैं, सल्फोनिक एसिड को हटा के OH लगा देते हैं। तो ये हमारा तरीका भी काम करेगा। ठीक है, दोनों ही रिएक्शन में सर बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज होता है। ठीक है, ये चीज़। लेकिन आज के दौर में जो सबसे बेहतरीन तरीका है और जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है सर करंट, आज के दौर में सर फिनॉल को बनाने का सर करंट इंडस्ट्रियल मेथड। और ये करंट इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा मेथड है सर? ये है क्यूमीन्स मेथड। ये है क्या सर? क्यूमीन्स मेथड है। इस क्यूमीन्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं सर, हम पहले बेंजीन लेते हैं, ठीक है, और बेंजीन पे हम फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा देते हैं। बेंजीन में क्या कराते हैं सर? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आइसोप्रोपिल क्लोराइड और AlCl3 डालते हैं तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन मिल जाती है। इसी का कॉमन नेम क्यूमीन है। बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना है, एग्जाम में याद रखना, क्यूमीन बन जाती है। कैसे बनती है? बेंजीन में फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करा के आइसोप्रोपिल क्लोराइड AlCl3 डाल करके ये बन गए। फिर इसमें हम लोग एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, एयर में ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर, बाय यूजिंग पेरोक्साइड। कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म के तहत ये बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म होता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म होता है। और फिर इस एरियल ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या डालते हैं? एसिड वाला पानी। रीअरेंजमेंट होता है, वी गेट फिनॉल एंड वी गेट एसीटोन। हमें फिनॉल और एसीटोन मिलता है, हमें सर फिनॉल और एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। वी गेट फिनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, इस रिएक्शन का मेन एडवांटेज क्या है, इसको तो हमें सब सेपरेटली लिखना होगा। क्यूमीन मेथड is the industrial method, is the industrial method to prepare, cumene method is the industrial method to prepare phenol because of following reason. Inexpensive reagent। बेटा क्यूमीन मेथड में जो रिएजेंट यूज हो रहे हैं, बेंजीन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, हवा, पानी, एसिड, ये सब जो मटेरियल यूज हो रहे हैं, दे आर वेरी इनएक्सपेंसिव। एंड द बाय प्रोडक्ट, और जो इस रिएक्शन का बेटा जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के साथ जो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है सर, जो बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एसीटोन is used in reaction which is acetone is an important chemical reagent and can be easily sold। बचपन में हम लोगों ने कहावत सुनी है सर, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब हम आम भी खाएं और उसके बाद जो गुठलियां उनको भी बेच दें। तो ये जो हमारा क्यूमीन्स मेथड, ये इसी कहावत पे एकदम खड़ा उतरता है। भाई इस मेथड में जो स्टार्टिंग मटेरियल बहुत ही रीजनेबल है, बेंजीन यूज़ कर रहे हैं, अल्किल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं, और जो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है बेंजीन फिनॉल, उसको तो हम बेच ही रहे हैं, साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट है, जो राख बन रही है, बाय प्रोडक्ट मतलब जो वेस्ट चीज़ बन रही है, उसको भी हम बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और इस आंसर को सर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज़। तो बेटा क्यूमीन्स मेथड है, बेंजीन लेंगे, बेंजीन में आइसोप्रोपिल क्लोराइड और AlCl3 डाल के फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से क्यूमीन बनाएंगे। क्यूमीन में एरियल ऑक्सीडेशन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड एंड देन एसिड वाला पानी डाल करके रीअरेंजमेंट होगा एंड वील गेट फिनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, ये सब चीज़ें, इन सब की डिटेल मैकेनिज्म हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बैचेस में यूट्यूब पे जो जेई के क्रैश कोर्स है उसमें सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब आते हैं सर केमिकल रिएक्शन में। अब सर आते हैं कहाँ पे? केमिकल रिएक्शन में, फिनॉल में, एल्कोहल में होने वाली केमिकल रिएक्शन।
सर देखिए, केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो याद रखिए एल्कोहल में पहला चीज याद रखिए क्या सर, एसिडिक स्ट्रेंथ। एल्कोहल में पहली चीज याद रखिए क्या सर, एसिडिक स्ट्रेंथ। सर एरोमेटिक एल्कोहल फिनॉल आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक एल्कोहल, ठीक है, पहली चीज याद रखना। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण ऐसा होता है। रेजोनेंस के कारण यहाँ पे बेटा H प्लस निकलना ईजी होता है, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन है वो काफ़ी स्टेबल है, ठीक है, ये चीज़ पहली चीज़, ठीक है। एल्कोहल लेस एसिडिक होते हैं, तो इसीलिए यहाँ से H प्लस निकालने के लिए हमको तगड़ा बेस चाहिए। एल्कोहल जो है एलिफेटिक एल्कोहल है, NaOH से रिएक्ट नहीं करते हैं, NaOR से भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं किससे, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इन सब मेटल से रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एल्कली मेटल से रिएक्ट करते हैं, और उनको अपना H प्लस दे देते हैं, और वो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बना के उड़ जाता है, एंड दे फॉर्म सॉल्ट, ठीक है, ये चीज़। एरोमेटिक एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं एलिफेटिक एल्कोहल से। एलिफेटिक एल्कोहल में 1 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होंगे 2 डिग्री से और 3 डिग्री से, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट मोर होता है, इसका ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोफिनॉल में याद रखिए ऑर्डर, सर नाइट्रोफिनॉल में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से H प्लस निकलना मुश्किल है, और ये लेस एसिडिक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। वो भी कौन सी, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ से H निकलना मुश्किल है, क्योंकि इस H को ये NO2 पकड़ देता है, तो इसीलिए लेस एसिडिक होता है। तो पैरा वाला मोर एसिडिक है ऑर्थो वाले से, एंड देन ये सब ज़्यादा एसिडिक है मेटा वाले से। क्यों? क्योंकि इनमें -I-M है, इसमें भी बेटा -I-M है, दोनों ही इफेक्ट्स एसिडिक पावर बढ़ाते हैं, और मेटा वाले में ओनली -I लगता है, क्योंकि रेजोनेंस मेटा पैरा ऑर्थो पैरा से ही लगता है, मेटा पोजीशन से रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन की यही एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं जब हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को देखते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड किसी के भी साथ ट्रीट करेंगे, तो एल्कोहल का H इन सब के इन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, और कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो भी हिस्सा लगा हुआ है उसको आप हटा दोगे, उसकी जगह पे क्या, OR लगा दोगे, ठीक है। Cl माइनस निकल जाएगा, OR आ जाएगा, OH माइनस निकल जाएगा, OR आ जाएगा, एंड यू विल गेट एस्टर। रिएक्शन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पानी बनेगा उसको निकालने के लिए, रिएक्शन में जो पानी बनता है उसको निकालने के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लगता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसको अलग से लिख देते हैं। अगर हम एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना रिएक्शन में क्या होता है, एल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलता है। कई बच्चे लोग कहेंगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड को H देना चाहिए, नहीं, आपके हिसाब से रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन अपने हिसाब से होती है। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होंगे तो उनमें जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो हिस्सा है आपने उसको हटाना है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो भी उसको हटाएंगे आप। अब OH माइनस जा रहा है तो उसकी जगह कोई नेगेटिव चीज चाहिए, एल्कोहल से नेगेटिव चीज कैसे आएगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हमेशा H हटा करके जो बचेगा वो चीज आ जाएगी। सो हियर यू विल गेट RCOOR, ठीक है, ये चीज हियर यू विल गेट RCOOR। ये हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में फेवरेबल होती है, रिवर्सिबल होती है, लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में थोड़ी सी फेवरेबल फॉरवर्ड दिशा में हो जाती है, और इसी की भाई बहन वाली रिएक्शन ये सब भी है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। इस रिएक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस याद रखिए कि अगर हम सैलिसिलिक एसिड लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं बेटा, सैलिसिलिक एसिड लेते हैं, और सैलिसिलिक एसिड को अगर हम एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो यही रिएक्शन होती है हमारा, यही रिएक्शन होती है, एंड विल गेट क्या, एस्पिरिन। हमको एस्पिरिन मिलता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड,
2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एस्पिरिन होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे बनती है एस्पिरिन? सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे COH है, फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे COH है। ठीक है, तो फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे COH है, तो सैलिसिलिक एसिड में अगर हम एस्टिक एसिड डाल के एस्टरिफिकेशन कराते हैं तो हमारा को एस्पिरिन मिलती है। ठीक है, ये चीज। चलिए सर, अगली रिएक्शन पे आते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन ओवर एल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ओवर एल्कोहल। एल्कोहल पे होने वाली केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये चीज। बेटा देखो, रिएजेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर हम एल्कोहल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट करते हैं, तो हमको एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन में कौन निकलता है, कैसे निकलता है? रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से होती है, तो हमेशा आप इस रिएक्शन को मैकेनिज्म से ही करोगे। कैसे होती है इसको तो मैकेनिज्म से जानना जरूरी है, इसको सीधे सीधे नहीं बता सकते। ठीक है, पहले अल्कोहल लिया, एसिड का H+ आएगा, OH प्रोटोनेट होगा, नाउ H2 इज अ गुड लीविंग ग्रुप, निकल लेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब चूंकि रिएक्शन में हाई टेम्परेचर है, तो अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है तो उसको चेक करिए, नहीं तो फिर कार्बोकेटाइन के बगल से ऐसी जगह से H+ निकालिए कि उसके बाद बनने वाली एल्कीन स्टेबल हो। मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी। सर कौन सी एल्कीन स्टेबल होगी, ये कैसे पता करेंगे? बताता हूं मैं। देखो बेटा, एल्कीन में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो एल्कीन में सर स्टेबिलिटी आती है किससे? सबसे पहले सर आती है रेजोनेंस से, और उसके बाद आती है किससे? हाइपर कंजुगेशन से। रेजोनेंस पहचाना तुमको आता है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, नंबर ऑफ टाइम पढ़ाया हुआ है। हाइपर कंजुगेशन बता देते हैं। सर देखिए, आपने एल्कीन लेना है, उसको गोला करना है। अब इस गोले से अटैच कार्बन के हाइड्रोजन गिनिए, गोले से अटैच कार्बन के हाइड्रोजन गिनिए, गोले से अटैच कार्बन के हाइड्रोजन गिनिए। तो गोले से कौन कौन से हाइड्रोजन अटैच है? ये अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है और ये अटैच है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर? यहाँ पे 3 3 6 3 9 9 2 11, 11 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी स्टेबल एल्कीन। तो बेटा एल्कीन में स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर याद रखिए, ये सबसे स्टेबल है, ये स्टेबल है, इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर बेटा जी ये स्टेबल होती है, फिर दोस्तों ये स्टेबल है, फिर ये स्टेबल है, और फिर ये स्टेबल है। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इन सब में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है एल्कीन का। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन, बहुत अच्छी बात है। इसका तात्पर्य क्या है सर? इसका तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए हमको ये एल्कोहल मिलता है, इसमें अगर हम कॉन के H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो सर क्या होगा? सबसे पहले तो बच्चों ये कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, पड़ोस में जाएगा। ठीक है, रीअरेंज होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। कार्बोकेटाइन को कभी भी अपने पड़ोसी में सारा स्टेबिलिटी दिख रही तो वहां पे दल बदल लेगा। ठीक है, तो इसको राइट में जाने में फेवरेबल है, 2 डिग्री से 3 डिग्री हो जाएगा, चला गया। और अब ये अपने पड़ोस का वो हाइड्रोजन निकालेगा जिसको निकलने के बाद स्टेबल एल्कीन बनेगी। एल्कीन में जितने ज़्यादा कार्बन अटैच होंगे उतनी स्टेबल होगी। देखो यहाँ वाला हाइड्रोजन निकलेगा, येलो निकलेगा तो साइड में हो जाएगी। एल्कीन को बीच में आना है, ज़्यादा कार्बन के बीच में आना है, उसे कार्बन से घिरे रहना है, क्योंकि तभी अल्फा हाइड्रोजन अधिक होंगे। तो ये व्हाइट वाला हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H+, और हमको ये एल्कीन मिलेगी। ये हमारा मेजर होगा और ये वाली एल्कीन हमारी माइनर होगी। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। सो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होता है बेटा? जब हम एल्कीन को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं। ठीक है, ये चीज़। अगली रिएक्शन होती है एल्कोहल में कौन सी सर? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगली रिएक्शन क्या होती है सर? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का क्या सीन है बता देते हैं हम आपको। सर देखिए,
अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो उसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बढ़ते जाते हैं और वो पहले एल्डिहाइड कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर हम लेते हैं क्या प्राइमरी एल्कोहल, अगर हम लेते हैं क्या प्राइमरी एल्कोहल और उसको हम ट्रीट करते किससे, पीसीसी, पीडीसी, इनसे ट्रीट करते हैं, तो प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, और अगर हम प्राइमरी एल्कोहल को ट्रीट करते किससे, KMnO4 से, K2Cr2O7 से, या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4 से, तो कन्वर्ट हो जाए किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसी तरीके से अगर हम लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, तो उसमें तो कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए आप, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग, तो ये हमेशा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कीटोन में, क्योंकि कीटोन में फर्दर ऑक्सीडेशन की गुंजाइश नहीं होती है। एल्डिहाइड तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है बट कीटोन नहीं ऑक्सीडाइज होता है। और अगर हमने लिया क्या 3 डिग्री एल्कोहल, तो 3 डिग्री एल्कोहल में नो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री एल्कोहल में नो ऑक्सीडेशन, में ऑक्सीडेशन संभव ही नहीं है। ठीक है, ये इसका केमिकल टेस्ट है। लेकिन अगर हम इसको हॉट कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं, कॉपर एट 573 केल्विन, तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी निकल जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। यहां पर भी हॉट कॉपर चलेगा। ठीक है, ये चीज़, तो एल्डिहाइड बना लेता है प्राइमरी एल्कोहल। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, क्या बात है। फिनॉल में अगर हम बातचीत करें, फिनॉल की केमिकल रिएक्शन की हम बातचीत करें, सर देखिए फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और बीइंग एन एरोमेटिक कंपाउंड हम सब लोग जानते हैं सर, बेंजीन में हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आता है, बेंजीन पे अटैक करता है और H हटा करके लग जाता है, कल बताया था आपको। अगर बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अटैच है तो ऐसी रिएक्शन तेज हो जाती है। बेंजीन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अटैच है, ऐसी रिएक्शन तेज हो जाती है, जैसा कि फिनॉल में। इन केस ऑफ फिनॉल, OH हैज प्लस एम इफेक्ट। OH का क्या होता है बेटा, प्लस एम इफेक्ट होता है, और स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट होता है। इसीलिए रेजोनेंस के द्वारा ये बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन देता है। और कहाँ इलेक्ट्रॉन देता है, ऑर्थोपैरा पे। तो ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है, और इसीलिए बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, और इसीलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत फेवरेबल होता है। फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत तेज होता है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। तो ओवर फिनॉल ऐसी रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट, ऐसी रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट, बहुत बहुत फास्ट होती है। इतनी फास्ट होती है कि रिएक्शन को कराना नहीं बल्कि उसको रोकने के बारे में ध्यान देना होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। तो फिनॉल पे सर ऐसी रिएक्शन बड़ी झमाझम होती है, और कभी भी ऐसी रिएक्शन होगी तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। मेजर कहाँ पे होगा सर, पैरा पे। मेजर कहाँ पे होगा सर, पैरा पे। ठीक है, ये चीज। अब हम फिनॉल को जब ऐसी रिएक्शन कराने जाते हैं, हमारा ध्यान इस चीज पे नहीं कि हमें रिएक्शन करानी, हमारा ध्यान इस पे कि रिएक्शन को रोके कैसे। जैसे कि अगर हम फिनॉल पे सिर्फ नाइट्रिक एसिड डालते, कंसंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डाला, नाइट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड भी पड़ता है, बट यहाँ सिर्फ नाइट्रिक एसिड लेंगे, रिएक्शन बहुत विगरस हो जाती है और हमको पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है। हमको पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है। ये बहुत ही तगड़ा एसिड है, एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन है। अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो हमको
ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है, जिसमें पैरा वाला मेजर होता है और ऑर्थो वाला माइनर होता है। ये माइनर होता है, ठीक है। डाइल्यूट में मोनोनाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड में पिक्रिक एसिड। सेम चीज ब्रोमीन में भी होती है। अगर हम ब्रोमीन डालते हैं पानी के साथ वाटर मीडियम में, वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में आयंस का बनना आसान होता है, तो हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट पीपीटी मिलता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट पीपीटी मिलता है, ये व्हाइट पीपीटी होता है, ये टेस्ट भी बन जाता है। और अगर हम ब्रोमीन इन CS2, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, लेस पोलर सॉल्वेंट, और या फिर CCl4 लेते हैं और 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, तो ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो मिलता है, जिसमें कि पैरा वाला मेजर होता है। ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलता है, जिसमें पैरा वाला मेजर है। बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा पे ब्रोमीन लगा दीजिए, ये हमको मिलता है, ठीक है। ये हमारी ऐसी रिएक्शन है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये चीज़ें फिनॉल पे कुछ और रिएक्शंस होती है, जैसे कि हमारी रीमर-टीमन रिएक्शन, हमारी कोल्बे रिएक्शन। अगर हम फिनॉल पे क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH डालते हैं तो हमको ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन मिलता है। ये रीमर-टीमन रिएक्शन है, ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन मिलता है, ये मेजर होगा यहाँ पर। और ये बहुत ही काम की चीज़ है, इससे हम बहुत सारी कमर्शियल चीज़ें बना सकते हैं। हम इससे एस्पिरिन बना सकते हैं, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बना सकते हैं, सेलॉल बना सकते हैं, ये सब चीज़ें बड़ी काम की चीज़ें। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर NaOH प्लस CO2 डालते हैं तो कोल्बे रिएक्शन होती है, और कोल्बे रिएक्शन के बाद हमको सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। इस रिएक्शन को बहुत डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे JEE मेन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, उसमें एल्कोहल फिनॉल ईथर की थ्योरी वाले पार्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। अभी इस रिएक्शन को याद रखिए, क्या क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH में सैलिसिलडिहाइड और CO2 प्लस NaOH में सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे अगर हम CCl4 प्लस NaOH लेते हैं, अगर हम यहाँ पे CCl4 प्लस NaOH लेते हैं तो भी हमको सैलिसिलिक एसिड ही मिलता है, ठीक है। ये चीज़ है। आप चाहते हो कि फिनॉल का OH से छुटकारा मिल जाए कन्वर्जन में, तो जिंक डाल दो। जिंक डालने में फिनॉल का OH भाग जाता है, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिनॉल रिड्यूस हो जाता है और हमको बेंजीन मिलती है। और अगर हम फिनॉल में Na2Cr2O7 डालते हैं तो हमको क्विनोन मिलता है, क्विनोन का फॉर्मेशन मिलता है। फिनॉल गेट ऑक्सीडाइज टू क्विनोन, ठीक है। ये चीज़ें, चलिए सर, बहुत ही अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। इंडस्ट्रियल लेवल पे मेथनॉल, एथेनॉल काफ़ी यूज़ होते हैं, जैसे कि सैनिटाइजर वगैरह में देखिए एथेनॉल यूज़ होता है, ठीक है। काफ़ी सारे दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह में देखिए एथेनॉल यूज़ होता है, एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है, ठीक है, लैब में यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे एथेनॉल मेथेनॉल कैसे बनाते हैं उसका मेथड आप क्या रखना, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड H2 को हाई प्रेशर पे लेना है और उसमें हमने जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2O3 डालना है, तो मेथेनॉल बन जाता है। एथेनॉल बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमने सर सुक्रोज लेना है, सुक्रोज को फर्मेंट करके हम पहले ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लें, और इन ग्लूकोज फ्रक्टोज को हम फिर उसके बाद बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन के द्वारा एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनमें जो एंजाइम यूज होते हैं याद रखना, यहाँ पर ये इन्वर्टेज एंजाइम है, क्योंकि सुक्रोज इससे जब जाता है तो डेक्स्ट्रो से लीवो में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए इन्वर्जन ऑफ शुगर होता है, इन्वर्टेज एंजाइम है। और यहाँ पर जाइमेस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन होता है इनटू एथेनॉल, ठीक है। ये चीज़ रिएक्शन में याद रखना, हाइड्रोजन को हमने बैलेंस करना है, तो C6H12O6 से 3 एथेनॉल नहीं बल्कि 2 ही एथेनॉल बनेंगे, क्योंकि एक एथेनॉल में 6 हाइड्रोजन है, तो 2 एथेनॉल में 12 हाइड्रोजन है, और बचे हुए कार्बन ऑक्सीजन CO2 बन के निकल जाते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। ईथर बनाने के बारे में बातचीत करते हैं। ईथर, देखिए ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे लेस रिएक्टिव बंदे हैं। बेटा ईथर क्या है सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे लेस रिएक्टिव बंदे होते हैं, सबसे लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर। ईथर को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? विलियमसन मेथड। विलियमसन सबसे अच्छा है, लेकिन उसके अलावा अगर हम एथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं तो भी ईथर बन जाता है। कैसे बनता है? 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल आते हैं और उनसे पानी निकल जाता है
और हमको ईथर मिल जाता है। बट ये रिएक्शन सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर के लिए ही चलेगा, इससे हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नॉन सिमेट्रिकल ईथर बनाए तो विलियमसन यूज करिए। विलियमसन सबसे बेहतरीन तरीका है। हमने क्या लेना है, पहले एल्कोहल लेना है, उसमें सोडियम डाल के सोडियम अल्कोक्साइड बनाएंगे, सोडियम अल्कोक्साइड बनाएंगे। अब ये जो हमारा है ये न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया है, RO माइनस, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने यूज करना है कहाँ पे, एल्किल हैलाइड पे। अटैक करेगा, हैलोजन को निकाल देगा, टिपिकल SN2 रिएक्शन, और हमको ROR' मिल जाएगा। इस रिएक्शन से हम हर तरीके की ईथर बना सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये SN2 रिएक्शन है तो एल्केलाइड छोटा होना चाहिए, मिथाइल हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड चलेगा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं लेना चाहिए, 3 डिग्री में तो कतई नहीं चाहिए, उसमें SN2 होगी नहीं, और एरोमेटिक हैलाइड भी नहीं चलेगा। तो SN2 रिएक्शन के लिए छोटा एल्किल हैलाइड होना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान रखना है। लेकिन इससे हम सब तरीके के ईथर बना सकते हैं। विलियमसन कैसे लेंगे, पहले सोडियम अल्कोक्साइड कैसे बनाएंगे, अल्कोहल में सोडियम डाल के, फिर उसमें एल्केलाइड डाल देंगे तो ईथर बन जाएगा बाय SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ है। ईथर का प्रिपरेशन विलियमसन के द्वारा हो गया। इसके बाद केमिकल रिएक्शन पे आते हैं, ईथर पे होने वाली केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन ईथर, केमिकल रिएक्शन इन ईथर। ईथर में सर हम कैसे केमिकल रिएक्शन करें, तो देखिए सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब हम ईथर में क्या डालते हैं सर, HI डालते हैं। जब हम ईथर में HI डालते हैं तो होता क्या है, रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होता है और हमको एक एल्कोहल मिलता है और एक एल्किल आयोडाइड मिलता है। अब ये सवाल एग्जामिनर का सबसे बेस्ट सवाल है, चाहे एग्जाम JEE मेन का हो, नीट का हो या फिर बोर्ड एग्जाम का हो, एग्जामिनर को ये सवाल बहुत पसंद है। और ये वाला जो पार्ट है सर आपको NCERT से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरे इस लेक्चर को देखने के बाद आपको NCERT से एक बार लुकआउट करना पड़ेगा। क्या है सर यहाँ पर सीन, सर देखिए सीन ये होता है कि जब भी हम लोग ईथर में HI डालते हैं तो सवाल आता है कि कौन से वाले R के साथ I अटैच होगा, ये सवाल है। अब इसमें बच्चों रूल्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं बताता हूं मैं। देखिए, इफ बोथ R एंड R' R, समझिए बच्चों, ठीक है, इफ बोथ R एंड R' आर मिथाइल 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, देन अगर दोनों के दोनों मिथाइल 1 डिग्री या 2 डिग्री हैं, देन I will attach with a smaller alkyl group, तो I हमारा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। ठीक है, दोनों if any R और R' is 3 डिग्री बेंजाइल, मतलब बेंजीन के बगल वाला कार्बन जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, और एलाइल ग्रुप, देन I will go with that part। अगर ईथर में कोई भी एक हिस्सा 3 डिग्री या बेंजाइल या एलाइल आ गया तो आपने I को उसके साथ लगाना है, क्योंकि तब रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा। सर दोनों ही हिस्से मान लो 3 डिग्री है तो जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उस पर आप I लगाइए। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको सर वीडियोस बता दी है। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको सर बताई गई है। ठीक है, ये चीज। इफ एरोमेटिक रिंग इज देयर, अगर बच्चों एरोमेटिक रिंग इज देयर, then ether, then I will attach with other group।
विद अदर ग्रुप, तो आई हमारा अदर ग्रुप के साथ अटैच होगा। ठीक है, ये चीज़ समझिए, क्योंकि बेंजीन अगर आ गई ना तो बेंजीन और ऑक्सीजन में से देखिए रेजोनेंस आ जाता है और उसके कारण से ये बॉन्ड फौलादी हो जाएगा, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाता है, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो अब आई इसके साथ ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। एग्जाम्पल सर बताते हैं, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। देखिए सर, अगर ये है, अगर ये है, अगर ये है, अगर ये है और अगर ये है, तो इनमें दोस्तों देखिए HI डालने पर क्या होगा। इनमें देखिए सर HI डालने पर क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले वाले केस में क्या है, वी हैव छोटे अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर दोनों ग्रुप कैसे हैं सर, छोटे हैं, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री मिथाइल ग्रुप हैं, तो आई हमेशा किसके साथ जाएगा, छोटे वाले के साथ जाएगा, तो वील गेट CH3I और बचा हुआ हिस्सा OH, ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, आई कहाँ जाएगा, CH3 के साथ, छोटे वाले के साथ जाएगा। कोई भी एक हिस्सा अगर बड़ा वाला है तो आई बड़े वाले के साथ जाएगा। बड़ा वाला मतलब क्या, हमारे पास 3 डिग्री ग्रुप है, ठीक है, बेंजाइल ग्रुप है, एलाइल ग्रुप है, ये सब चीज़ें, तो आई हमारा बड़े वाले के साथ जाएगा, तो वील हैव CH3OH एंड ये। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग, एक तरफ 2 डिग्री है, एक तरफ 1 डिग्री है। यहां पर अगर दोनों के दोनों मिथाइल 1 डिग्री या 2 डिग्री हैं, तो आई किसके साथ जाएगा, छोटे वाले के साथ जाएगा। ठीक है, ये चीज, यहां पर एक जगह पे हमको 3 डिग्री दिख रहा है, अगर 3 डिग्री दिख रहा है तो आई हमेशा उसी के साथ जाएगा, और अगर एरोमेटिक रिंग है तो ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, आई हमेशा दूसरे वाले के साथ जाएगा। ये चीज आप याद रखिए, रूल्स को याद रखना पड़ेगा, समझो बेटा। अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप ऐसे हैं जो अच्छा कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते, कार्बोकेटाइन कौन होता है, 3 डिग्री वाला स्टेबल है, 3 डिग्री वाला ही चाहिए हमको, स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए, फर्जी वाले नहीं चाहिए। अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप ऐसे हैं जो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं दे सकते हैं, 3 डिग्री एलाइल बेंजाइल, ठीक है, कल बताया हुआ एलाइल बेंजाइल क्या होता है, तो ऐसे केस में अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप ऐसे जो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं दे सकते, तो SN2 रिएक्शन होगी और छोटे वाले के साथ आई जाएगा। अगर कोई भी एक ऐसा है जो स्टेबल कार्बोकेटाइन दे सकता है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा और उसी के साथ आई जाएगा, प्लस आई माइनस ले जाएगा ना, और अगर बेंजीन रिंग है तो दूसरे वाले के साथ ही आई जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग का बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ मजबूत है, वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, और ये चीज़ होगी। ठीक है सर, ये चीज़ है, इस तरीके से हमारा सर ये कार्यक्रम होता है। बहुत अच्छी बात। बेंजीन रिंग में OCH3 लगा, इसे कहते हैं एनीसॉल, इसे क्या कहते हैं, एनीसॉल, और इसमें ऐसी रिएक्शन फेवरेबल होती है, इसका बेटा प्लस एम इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है OCH3 का, तो ये भी हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, OCH3 भी एक्टिवेटिंग है, इज ऑल्सो एक्टिवेटिंग, लेकिन OH जितना नहीं होता है, इज ऑल्सो एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मेजर क्या होगा, पैरा वाला ही होगा, लेकिन यहाँ पर कोई टंटा नहीं है कि सर रिएक्शन तेज होगी स्लो होगी, नहीं, रिएक्शन बहुत मॉडरेटली चलती है, और ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आएंगे, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सब कुछ होगा, और हमेशा क्या होगा सर, पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा, बस इस चीज़ को ध्यान रखिए। सारी रिएक्शंस होती है नॉर्मल तरीके से, विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, ये चीज़। ईथर में विलियमसन पे ध्यान रखना है और HI वाली रिएक्शन पे ध्यान रखना है, ये चीज़। फिनॉल में ऐसी रिएक्शन याद रखनी है, रीमर टीमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, इन पे ध्यान रखिए आप। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ होने वाली रिएक्शन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ होने वाली रिएक्शन, एलिफेटिक एल्कोहल में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रीजन वाली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ वाटर, इन पे ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें अगर हम तैयार कर लेते हैं तो सर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और हम आराम से अब अपने इस चैप्टर के अगले पार्ट पे आ सकते हैं, विच इज़ क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब हम लोग बच्चों आराम से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अब मिलते हैं कहाँ पर, अगले वीडियो में, वेयर वी विल लर्न क्या, प्रैक्टिस
हम जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन हैं, उनको अब हम लोग से देखते हैं बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे उन सवालों को लिखना है उसके बारे में चलिए सर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इन वीडियोस को प्लीज़ अपनी क्लास के स्टूडेंट के साथ सर्कुलेट करिए। लास्ट मोमेंट पे आपको उनका भी भला करना है, मेरा भी भला करना है। देखिए, अब ये ऐसा नहीं कि आपको उनके साथ कंपीट करना है, नहीं, अब तो देखिए अब आप 12th में आ गए ना, अब स्कूल छोड़ रहे हैं अब हम लोग, तो ऐसा ये सब कुछ नहीं पालना है। अब तो ऑल इंडिया लेवल पे ये सब तो मेरिट बनती है ना, आपकी भी 95 है, उसकी भी 95 है, अच्छी बात है, उसकी कम आ जाएंगे तो कुछ तोड़ थोड़ी ना होगा। बी ऑनेस्ट, साथ में इस समय तो देखिए कुछ भी अकल लगाने का नहीं है, साथ में कन्वर्जन करिए, साथ में अच्छे अच्छे सवाल करिए, डिस्कशन करिए। सर ने यार ये वाला कन्वर्जन दिया, क्या इससे अच्छा तरीका हो सकता था, क्या क्या ये वाला तरीका मुझे ध्यान में आना, क्या ये सही है गलत है, मैं तो नहीं आपको बता पाऊंगा ना, मैं तो अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को हेल्प कर सकता हूँ, आपको थोड़ी ना कर पाऊंगा। तो अपने बच्चों के साथ अच्छी दोस्ती रखिए, अच्छा ग्रुप रखिए, बी ऑनेस्ट, ऊपर वाला आपका साथ देगा, और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान रखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और यकीन मानिए बहुत डुएबल है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे। 100 आउट ऑफ 100 का सर टारगेट लेते हैं, ऊपर वाला बढ़िया करेगा। ठीक है सर, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड एंड थैंक्स आवर एहसान वाले हमारे जो पब्लिशर्स हैं, दे गिफ्टेड अस अ वेरी गुड बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबकी उन्होंने बुक दी थी, और मुझे लगता है कि आने वाले सेकेंड जेई मेन अटेम्प्ट के लिए दीज बुक्स आर क्वाइट एफिशिएंट। इनमें बहुत ही अच्छे अच्छे बेटा सवालों का कलेक्शन है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम के कारण आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अच्छे से आप समय नहीं दे पाए, तो बेटा सेकेंड अटेम्प्ट में आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम आप इन बुक्स के क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। हाईली एकदम अप्रूव्ड क्वेश्चंस है, एरर फ्री क्वेश्चंस के आंसर है, सब एनटीए की वेबसाइट से हैं। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया आपकी प्रैक्टिस के लिए दीज बुक्स आर मतलब रिकमेंडेबल बुक्स हैं। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकमेंड करना है, एंड इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बुक रिकमेंड करने लायक भी है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।